6 तस्वीरें। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि काबुल हवाई अड्डे पर पहुंचने की कोशिश में तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र के एक कर्मचारी को रोक दिया। उन्होंने उसकी गाड़ी की तलाशी में यूएन पहचान पत्र मिलने के बाद स्टाफ की पिटाई तक कर डाली। इस बीच नेटो के देशों ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा जताया है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। जैसा कि अभी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट की तरफ ना आए। उधर तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे को चलाने के लिए तुर्की से मदद मांगी है। राष्ट्रपति एर्दोगन जो तुर्की के हैं, उनकी सरकार पिछले कई महीनों से कहती आई है कि अगर जरूरत पड़े तो वो काबुल में हवाई अड्डे का संचालन कर सकते हैं। तालिबान के कब्जे के बाद तुर्की ने हवाई अड्डे पर तकनीकी और सुरक्षा सहायता की पेशकश तब तालिबान ने तुर्की की इस अपील को पहले खारिज कर दिया था। उधर पंजशीर में, अफगानिस्तान के पंजशीर में लड़ाई लगातार बदस्तूर जारी है। अहमद मसूद के लड़ाके तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, विश्व बैंक ने तय किया है कि अफगानिस्तान में हालात के मद्देनजर उसे सारी वित्तीय सहायता, सारी फाइनेंशियल एड रोक दी जाएगी। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम अपनी नीतियों के अनुरूप यह फैसला ले रहे हैं और अफगानिस्तान के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान में $5.25 बिलियन का निवेश किया है, जिस पर अब रोक लग गई है। इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अफगानिस्तान को दी जा रही सहायता पर रोक लगा दी थी। ऐसे में तालिबान का क्या होगा, तालिबान संचालित सरकार का क्या होगा, ये देखना बाकी है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। सर्वदलीय बैठक जो होने जा रही है, भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हैं, रविंदर सचदेवा फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हैं, तृणमूल कांग्रेस के शुभंकर भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार डेप्यूटी एडिटर बने। और मैं देख पा रही हूं एक विंडो में पवन मिश्रा, हमारे संवाददाता, इस वक्त हिंडन एयरबेस से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि मैं बहस शुरू करूं, बात शुरू करूं, सबसे पहले मैं पवन के पास चलूंगी। एक छोटा सा अपडेट ले लेते हैं। पवन, आज भी एक फ्लाइट आनी है हिंडन एयरबेस पर, आप इस वक्त मौजूद हैं। कितने यात्री आने हैं और अब तक कितने आ चुके हैं भारतीय अफगानिस्तान से? बिल्कुल शीतल, आपको बता दें इससे पहले 168 यात्री को लाया गया था, जिसमें 122 जो है हमारे देश के नागरिक थे, बाकी अफगानी नागरिक है। इस बार भी जो है 24 जो है हमारे देश के नागरिक हैं और 12 जो है नेपाली नागरिक को यहाँ पर लाया जा रहा है। और जिस तरह से कल जो बयान दिया था सीडीएस ने, साफ तौर पर यह चेताया था कि हम हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हैं। कंटिजेंसी प्लान के बारे में उन्होंने एक बताया था, यानी एक ऐसा प्लान के बारे में बताया कि उन्हें पहले से इस बात का अंदेशा था कि 20 साल पहले का जो तालिबान है वो वर्तमान में भी उसी हालात में है। तो ये जो प्लान है, ए से लेकर एफ तक का उन्होंने प्लान बनाया। यानी अगर पहाड़ों के रास्ते से अगर नफरी कर रहे हैं 500 आतंकवादी और हम उसके लिए 500 आतंकवादियों से निपटने के लिए तैयार है, तो बाकी अगर 200 अचानक से आ जाते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए। तो हर तरह के प्लान ए बी सी डी ई एफ करके जो प्लान है हमारे सैनिकों ने तैयार कर रखा है, हमारे देश तैयार कर रखा है। और लश्कर के जो ये बताया गया कि खास 8,000 से 10,000 की संख्या बताई गई कि आतंकी जो है तालिबान की तरफ से लड़ने के लिए वहां पर गए थे। अब ये धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं और कुछ ऐसे भी हथियार उनके पास है जो अमेरिकी सेना ने अफगानी सैनिकों को दिया था, तो ये हथियार उनके पास है। तो इस बात का भी डर है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ हो सकता है। लेकिन बातों बातों में, इशारों में ही साफ तौर पर सीडीएस ने चेताया है कि जो मदद करने की कोशिश कर रहा है तालिबानियों को, यानी साफ इशारा चीन की तरफ था, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। हर तरह से मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं और लगातार जो 17 विमान है लगातार हमारे देश के नागरिकों को लाया जा रहा है और आज भी लाया जा रहा है। लोग हमारी वतन वापसी पर, धरती पर आकर काफी खुश है और रो रो कर अपने हालात बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर उनका दिन गुजरा है और कैसे वो यहां पर पहुंचे हैं। तो एयरफोर्स लगातार इसमें हेल्प कर रही है और हमारी जो सेना है पूरी तरह से तैयार है इनसे निपटने के लिए। शीतल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलती हूँ। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम ऑल पार्टी मीटिंग पर बात करेंगे। राजीव, अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे का वक्त है जब ये सर्वदलीय बैठक होगी अफगानिस्तान के हालात पर। अभी तक भारत सरकार ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार की है। आपने केवल 2 पहलू पर जोर दिया है कि एक तो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में, और दूसरा ये कि हमारे जितने लोग हैं वो सुरक्षित वापस आ जाएं, उन्हें वापस आने दिया जाए। क्या नीति बनती हुई दिख रही है सरकार के अंदर खाने? किस तरह से आप तालिबान को हैंडल करेंगे, उसको टैकल करेंगे? क्या तालिबान को मंजूर करेंगे, तालिबान के साथ बिजनेस करेंगे, बिजनेस इन द सेंस की डिप्लोमेटिक बिजनेस करेंगे, या कड़ा रवैया रखेंगे? क्या ऐसी सुगबुगाहट है? देखिए, पहले एक बात को समझना होगा, तालिबान के जो सीनियर लीडर्स की स्टेटमेंट आ रही है वो स्टेटमेंट उनके जो जमीनी हकीकत और हालात है उससे बिल्कुल परे है। वो बात मेंटेन नहीं कर रहे हैं जो बात वो कही जा रही है।
आज ही की खबर है शायद, जिसमें ये बात रखी गई है कि तालिबान ने महिलाओं से आग्रह किया है कि हमारे जो लड़ाके हैं उन्हें महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, तो आप घर पे रहिए जब तक हम अपने लड़ाकों को, अपने लड़ने वालों को ट्रेनिंग नहीं दे देते कि महिलाओं के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि बड़ी विचित्र सी स्थिति है। और भारत का तो एक ही नजरिया है कि जो अफगानिस्तानी भारत के दोस्त हैं, उन अफगानी महिलाओं की, उनके युवाओं की, उनके बुजुर्गों की, बच्चों की सुरक्षा वहां होनी चाहिए, उनको सभी अधिकार मिलने चाहिए। और कोई भी देश किसी भी नियम के तहत अपना शासन क्यों ना चलाए, लेकिन वो सुनिश्चित करना उस देश का अधिकार। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत इस बात की मांग रख रहा है कि जो विकास कार्य भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए अफगानिस्तान में चलाया, वो चलते रहने चाहिए। तो हमारा रोल तो बहुत कंस्ट्रक्टिव है अफगानिस्तान को लेकर के, और हम चाहते हैं कि उस अफगानिस्तान की भूमि पर भारत के खिलाफ किसी भी तरीके का षड्यंत्र पाकिस्तान द्वारा ना रचा जा सके, किसी और देश द्वारा ना रचा। मतलब आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी रखेंगे, इख्तियार किए रखेंगे। आप देखेंगे कि दुनिया के बाकी देश क्या करते हैं, तालिबान का रवैया क्या रहता है आतंक को लेकर और अपने लोगों को लेकर, आप ये देखेंगे। लेकिन ज्यादा समय नहीं है हमारे पास ये नीति कोई भी तालिबान को बनाने के लिए, क्योंकि राजीव 31 अगस्त का डेडलाइन है, उसके बाद अमेरिकन ट्रूप्स भी चले जाएंगे, तालिबान की सरकार का गठन हो जाएगा। तो हमारे पास अपनी नीति अफगानिस्तान तालिबान को बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। नहीं, दो बातें हैं। आप देखिए, चाइना ने जो समर्थन दिया, पाकिस्तान ने जो समर्थन दिया, अब चाइना के अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। उनके थिंक टैंक इस बात को रख रहे हैं कि चाइना को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, वो एक मिनरल की खोज में, लेकिन उनकी सरकार के नुमाइंदे तो मिल रहे हैं तालिबान से, थिंक टैंक अपना राय रख रहे हैं, लेकिन सरकारों के, चीनी सरकार के नुमाइंदे तालिबानी लीडरशिप से मिल रहे हैं, लगातार बदस्तूर मिल रहे हैं। बहुत सारी देखिए, अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि CIA तालिबान के साथ मीटिंग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो रिपोर्ट आती है, जिन देशों को अमेरिका का समर्थन है, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे, उन देशों ने अभी तक ये कहा है कि हम कोई चर्चा भी नहीं करने वाले अगर इस तरीके का रुख तालिबान ने अपनाया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जिन्होंने कहा कि हम ये भी कोई संवाद नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन फिर भी भारत ने आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है, उसमें फीडबैक लिए भी जाएंगे और अपनी बात भी रखी जाएगी। तो आज जो निर्णय ऑल पार्टी मीटिंग में होगा वो आपके सामने होगा कुछ वक्त के बाद, वो जानकारी मेरे पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सब दलों से एक साथ बातचीत करके एक कॉमन रणनीति तैयार की जाएगी। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव, अफगानिस्तान में हमारा बड़ा भारी भरकम निवेश है, उसके अलावा अभी पूरी तरह से हमारे नागरिक भी बाहर नहीं आए हैं, तो क्या बड़ा सवाल ये कि तालिबान से बातचीत के रास्ते खोलेगी सरकार? किस तरह की खबरें छन करा रही है? हालांकि अभी सरकार ने अपना औपचारिक आधिकारिक रुख जो है उसको क्लियर नहीं किया है, वेट एंड वॉच कर रही है सरकार। मूल प्रश्न यही है शीतल कि आज सरकार क्या इस बारे में बताएगी विपक्षी दलों को, जब अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी, कि तालिबान एक हकीकत है, एक आतंकी तालिबान कहता है कि हम रिफॉर्म हो रहे हैं, क्या उसके साथ हम कोई रास्ता कायम करने जा रहे हैं? हम इसलिए खामोश हैं कि हमारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। 800 से ज़्यादा नागरिक वापस आ चुके हैं और भी कुछ आने वाले हैं। मैं संसद भवन के बाहर खड़ा हूँ और जब यहाँ दल पहुँचेंगे तो उनसे क्या सरकार कहेगी। अब दलों की बात आपको बताएं, कांग्रेस ने कल बैठक की है, शिवशंकर मेनन को बुलाया था, उनसे बातचीत हुई है पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी, और उन्होंने कुछ प्रश्न तैयार करके दिए हैं कांग्रेस के नेताओं को। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यशवंत सिन्हा ने तैयार किए हैं कुछ प्रश्न जो कि आज पूछे जाएंगे सरकार से। उसी तरह से सीताराम येचुरी के कुछ प्रश्न है CPIM की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी ने तैयार किए हैं। मूल प्रश्न यही, क्या तालिबान के साथ रास्ता कायम होगा? निवेश का हमारा क्या होगा? आखिरकार कितने लोगों को छुड़ाया गया है? और क्या अफगानिस्तान की महिलाओं और बच्चों के बारे में कोई नीति है जो तालिबान से पूछेगी सरकार? ये मानवीय सवाल जो है, क्योंकि भारत ने हमेशा ही अफगान लोगों के प्रति बेहद सकारात्मक नरम रुख रखा है, ना केवल वहाँ के विकास में मदद की है, बल्कि कई अफगान लोग भारत में हैं, यहाँ दिल्ली में, हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं चलूँगी तृणमूल कांग्रेस के पास, हमारे साथ शुभंकर भट्टाचार्य जुड़े हैं। शुभंकर, जैसे कि संजीव बता रहे थे कि आप लोगों ने कई सारे सवालों की चिट्ठी तैयार की है जो आप इस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से पूछने वाले हैं। आपके मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक क्या लगता है कि क्या हमारी नीति तालिबान को लेकर होनी चाहिए आज के इस वक्त में? देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि जब हम लोग तालिबान को लेके, ये प्रॉब्लम आज की नहीं थी, तालिबान बहुत पुरानी प्रॉब्लम चली आ रही थी,
लेकिन इसमें एक बात समझ में आ गई कि हम लोग कहीं ना कहीं विदेश नीति में थोड़ा बहुत हम लोग चूक कर गए। चूक ये कर गए कि हम लोगों ने दोस्ती जो है दूर के देशों से तो बढ़ाई, लेकिन हमारे जो नजदीकी रिश्ते जो पहले जो हमारे जो पड़ोसियों के साथ हुआ करते तो वो नहीं रहा। मैं स्पेशली रशिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ तो हमने अच्छा खासा हमारा रोल रहा वहां पर, उसके लिए तो हम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए अफगानिस्तान के साथ अच्छा खासा रहा, वहां की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां की तो सरकार भाग गई, बिना लड़े भाग गई। अब तो वो ऑप्शन ही नहीं रहा, और शायद ये ऑप्शन कभी था नहीं, क्योंकि जब अफगानिस्तान में एक बार यूएस का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है तो ये पता था कि नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो हमेशा चाइना का रहेगा, रशिया का रहेगा। तालिबान को हमेशा इन दोनों जगहों से बहुत अच्छा खासा फीड मिलता रहा, उनको इसके अस्त्र मिलते रहे, शस्त्र मिलते रहे, उसी के बूते पर उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान पर अटैक बनाया। हो गया ना शुभांकर, जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, उस पे हम अभी क्या चर्चा करेंगे, वो तो सबके सामने है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तृणमूल कांग्रेस एज अ पार्टी क्या सोचती है इस मुद्दे पर। तृणमूल कांग्रेस तालिबान की सरकार को मान्यता देने के पक्ष में है या नहीं? तृणमूल कांग्रेस क्या कुछ राइडर्स लगा के मान्यता देने के पक्ष में है या बिल्कुल तालिबान को कबूल नहीं करने के पक्ष में? आज की ऑल पार्टी मीटिंग में आप क्या सवाल उठाने वाले हैं और सरकार को क्या राय देने वाले हैं? देखिए तालिबान के उसको तो कोई भी समर्थन नहीं देगा, और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसा कोई नेतृत्व होगा जो कि कहेगा कि नहीं भाई तालिबान ठीक है, उनके साथ हम लोग को इस समय संबंध उस तरीके से डिप्लोमेटिकली कुछ बढ़ाने के कुछ आसार नजर आते हैं। मुझे इस समय तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जहां पे तृणमूल भी अपना कोई स्टैंड अलग रखेगी। लेकिन हाँ, मैं बार बार कहूंगा कि इसका फायदा जो है, इसका डोमेस्टिकली फायदा इस समय भाजपा हमेशा उठाती हुई दिख रही है, अगर आप डोमेस्टिकली पूछ रहे हैं तो। और इस बात से तृणमूल को थोड़ा सा ऐतराज है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैसेजेस किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? राजनीतिकरण से हम लोग को रोकने में ये थोड़ा सा शुभांकर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि अगर तालिबान के साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे, अगर इफ वी डोंट डू एनी टफ बिजनेस विद तालिबान, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? शुभांकर, सारी बातें बहुत दूर की हैं। शुभांकर हमारे पास, अरे शुभांकर रुको ना, शुभांकर इतना आक्रामक नहीं, शुभांकर इतना आक्रामक नहीं, शुभांकर आराम से शुभांकर, हम लोग पहले भी डिबेट कर चुके हैं, इतना आक्रामक नहीं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर तालिबान के साथ हम कोई किसी तरह का वास्ता नहीं रखते हैं तो हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं? आपके पिटारे में क्या सुझाव हैं? फिर मैं बीजेपी से भी इसका जवाब लूंगी और बाकी मेहमानों के पास भी चलूंगी। क्या सुझाव है? मैं बार बार मैं यही चीज कहूंगा कि देखिए इस समय तालिबान के उधर से आने से इस समय हम लोगों के लिए थोड़ा सा विदेश नीति में ये होना चाहिए कि हम चाइना से हमारे संबंध इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं है और नहीं सुधरेंगे, क्योंकि कई बॉर्डर डिस्प्यूट्स उनके साथ हैं। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी रिश्ता कैसा है वो सबको पता है। तो इस समय हमारे पास एकमात्र जो थोड़ा सा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बचता है वो है रशिया से, अगर हमारी नजदीकी दोबारा बढ़ सके, रशिया के माध्यम से अगर हम लोग इन्फ्लुएंस डालकर अगर तालिबान पर कंट्रोल डाल सके तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, के माध्यम से तालिबान को प्रभावित करें। नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए राजीव जेटली इस पे जवाब देना चाहते थे, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास चलूंगी, जनरल गुरमीत, अचल मल्होत्रा, रोबिंदर सचदेवा। जी राजीव, आप जवाब देना चाह रहे थे तृणमूल को। शीतल, हम सभी राजनीतिक पार्टियों को सम्मान देना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो भी अपनी राय दें, लेकिन जिस तरीके की चर्चा आपके डिबेट पे देखने को मिली है, अगर ये विदेश पॉलिसियां किसी राज्य की गली में बैठ के उस गली के वोट के आधार पे बनेंगी तो इसी तरीके के सुझाव हमें मिलने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत ने किस तरीके की भूमिका निभानी है, अब उसके लिए हमारा विदेश मंत्रालय पूरी तरह से सक्षम है। डिप्लोमेटिकली कैसे रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ बनाने हैं, क्या क्या उसके पीछे वर्टिकल कौन कौन से ग्राउंड होने चाहिए, वो उसके ऊपर हमारा विचार चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है हमें क्षेत्रीय स्तर पे तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अगर हम अपनी नीतियां बनाएंगे, अभी देखिए थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का नाम लिया इन्होंने, कश्मीर के साथ रिलेशन की बात और रास्ते भी बता रहे हैं कि रशिया के साथ आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि कोई एक रीजनल पार्टी और उसके प्रवक्ता ये रास्ता बता रहे हैं कि हमें विदेश नीति कैसे निर्धारित करनी है। अरे वो सुझाव दे रहे हैं। आज तो आप सबके सुझाव सुनेंगे ही, सुन लीजिए ना, अब क्या फर्क पड़ता है। आज अच्छी बात है, देश भी सुनेगा कि किस तरीके के सुझाव दिए जा रहे हैं और किस तरीके के सुझाव किस आधार पे दिए जा रहे हैं, वो देश भी सुन रहा होगा। एनीवे, खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है, सबके विचार आमंत्रित है। हम ये कह रहे हैं कि बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ इस मसले को हैंडल करने की जरूरत है। और अफगानिस्तान में बार बार कोट करूंगा कि आपने देखा हमारे देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने
जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया, उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ी और उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी। अफगानिस्तान, और वो स्टेटमेंट के पीछे की वजह क्या है? उन्हें ऐसा लगता है इस देश के अंदर कोई ऐसा वोटर है जो उससे प्रभावित होगा प्रो तालिबान स्टेटमेंट देने के बाद, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दोस्त एक एक नागरिक अफगानिस्तान का मुसलमान है और भारत के साथ खड़ा है, और आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनके विरोध, उनका दमन जो लोग करते हैं, आप उनके जीत के ऊपर खुशी कैसे मना सकते हैं? वो एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, उस पर नहीं जाते। ऑल पार्टी मीटिंग, क्या रणनीति, क्या बनना चाहिए आगे हमारा एज अ कंट्री, एक देश के तौर पर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? समस्या पूरे देश की है, इस पर कोई दलगत राजनीति की कहीं कोई संभावना नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर होगा। मैं चलूंगी जनरल गुरमीत के पास। जनरल गुरमीत, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कूटनीतिक, सामरिक, इन सब मामलों को आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपको क्या लगता है? हमने पहले भी चर्चा की है इस पर, लेकिन आज ऑल पार्टी मीटिंग भी है। अब इसके बाद उम्मीद है कि भारत अनाउंस करेगा कि वो उनका क्या रवैया रहने वाला है तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर। आपको क्या लगता है कि भारत को किस तरीके से इस समस्या को हैंडल करना चाहिए? शीतल जी, देखिए, जो इस क्षण की सबसे बड़ी चुनौती है वो है जो अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान ऑफेंसिव से उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाला है और अपना कब्जा किया है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो चुनौती है ना केवल पूरे विश्व के लिए है, ये हर एक देश के लिए है। इस वक्त के अंदर में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है कि किस प्रकार से ऑल ऑफ द नेशन, ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई जाए। ये जो अभी चुनौतियां हैं उसमें सबसे बढ़कर है टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, और जिस प्रकार से हमारे इलाके में इसका इफेक्ट होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारी जो प्राथमिकता है, पहले वहां से इवैक्यूएट करना, दूसरा वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा किस प्रकार से उनको एंगेज करेंगे, तालिबान के साथ क्या करें, उनके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करें? आप एज एन एक्सपर्ट क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? जी देखिए, सबसे जरूरी बात है उनके साथ एंगेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारे को जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, इसका जो तालिबान है, पाकिस्तान की गठबंधन। और देखिए, एक और चुनौती हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से चीन ने पाकिस्तान के साथ में मिलकर जो तालिबान की मदद की है। और एक बात है कि ये जो तालिबान का ऑफेंसिव था, इसमें 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जिस प्रकार से जो टेररिज्म का जो प्रकोप है, उसका इफेक्ट है क्या, अच्छा, अल-कायदा और जैश के आतंकी तो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी तो तस्वीरें आई है बाकायदा जश्न की कि भाई हमारी तो आ गई, हमारे तो तालिबानी आ गए अफगानिस्तान में, अब तो हमारी बल्ले बल्ले, हम कुछ भी करेंगे अब। जी शीतल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रकार से जो पाकिस्तान की एलईटी, जेईएम और बाकी वाली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गई थी, देखिए जिस प्रकार से वहां से वेपन आए हैं, जिस प्रकार से वहां से टेररिस्ट आएंगे, जिस प्रकार से वहां से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो गलत फहमियां होगी, जो इल्यूजन होगा, जो वो सोच रहे हैं कि उनका एम्बॉर्डरमेंट हुआ है, उनको एक और अलग स्तर पे जाने की जरूरत है। ये जो उनकी गलत फहमियां हैं, उनसे क्या नतीजे निकलेंगे, ये पूरे भारत के लिए चुनौती है। आपने देखा था कि 15 अगस्त के जब रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री जी ने दो चुनौतियां कही थी, सबसे पहली चुनौती कही थी टेररिज्म और दूसरी कही थी विस्तारवाद। और इसके अंदर में जो जी अभी समय आ गया है हर एक भारतीय को टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन की जो चुनौती है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बनेगी, देखिए इसके अंदर में कोई जो कि बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी इस सत्ता परिवर्तन के साथ अफगानिस्तान में, ये समस्या और ज्यादा बढ़ेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि, और हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसियां सभी इसके लिए सतर्क हैं और वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या तालिबान का रुख और रवैया रहता है। अचल मल्होत्रा, एज ए डिप्लोमैट, किस तरह से हम तालिबान से डील करें? अगर हम दुनिया के देश उनको अगर एक्सेप्टेंस दे देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, कुछ लोगों ने देना भी शुरू किया है, चीन तो बाकायदा बैठकें भी कर रहा है तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से, रूस का भी रवैया ठीक ठाक है, इसके अलावा तुर्की तो पहले से ही उनके साथ है, और भी बाकी देश दे देंगे। ब्रिटेन ने भी पिछले दिनों दो रोज पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया कि अगर वो बनेगी सरकार तो हम, दुनिया को मानना होगा, हम करेंगे सपोर्ट। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आतंक वहां से जो आ रहा है वो हमारी समस्या है, लेकिन अब हम तालिबान को इग्नोर भी नहीं कर सकते अगर बाकी की सारी दुनिया उनको एक्सेप्ट कर रही है तो। देखिए शीतल जी, बहुत सीधी सीधी बात है, ज्यादा लंबा बहस में नहीं पड़ूंगा। भारत के सामने दो चॉइस है, या तो हम आइडियोलॉजी
को देख लें या फिर प्रैग्मेटिज्म और रियल पॉलिटिक्स पे चले जाए। आइडियोलॉजी शायद ये कहेगी कि तालिबान एक आतंकवादी संस्था है और वो उसने किस तरह से, जिस तरीके से उसने सरकार को हथियाया है और जिस तरह से वहां का उसका ह्यूमन राइट्स का ट्रैक है, तो एज एन आइडियोलॉजी से गाइड हो लगेंगे तो हम बोलेंगे कि हमें उसे इंगेज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप प्रैग्मेटिज्म और रियल पॉलिटिक्स को लेके चलेंगे, खासतौर से हमारी जो सुरक्षा का सवाल आ जाता है, थोड़े आर्थिक हितों की भी बात है, तो इन सब को लेते हुए हमें किसी ना किसी तरीके से इसे तालिबान को इंगेज करना होगा। अगर हम इसे इंगेज नहीं करेंगे तो फिर हम वहां, पहले से ही हमारे पास बहुत कम लिवरेजेस है, अगर हम इंगेज नहीं करेंगे तो हमारी वहां प्रेजेंस बिल्कुल नहीं रहेगी। आप रिमोट कंट्रोल से उसे वहां पे फिर अपने हितों को सुरक्षित नहीं कर सकते। मैं एक बात ऐड कर देना चाहता हूं जो मैंने किसी भी डिस्कशन में नहीं सुनी या देखी। देखिए, हम अपने पड़ोसी देश म्यांमार को भी तो इंगेज कर रहे हैं, हालांकि सिचुएशन बिल्कुल आइडेंटिकल और कंपेरेबल नहीं है, लेकिन म्यांमार, लेकिन फिर भी म्यांमार ने भी आर्मी जनरल्स ने उस सरकार को सरकार में नहीं आने दिया जो इतनी जबरदस्त वोट्स के साथ इलेक्ट हुई है, और वहां पे भी हम इंगेज कर रहे हैं क्योंकि हमारे सुरक्षा के और दूसरे लेकिन जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं मल्होत्रा साहब की म्यांमार की और अफगानिस्तान की स्थिति, वो अब यहाँ अफगानिस्तान और भारत के बीच पाकिस्तान है और लगातार पाक स्पॉन्सर टेररिज्म हम झेलते आ रहे हैं उसका दंश। तो बिल्कुल, तो वहां पे भी तो चाइना सदियों से वहां इंसर्जेंसी प्रोवोक कर रहा था हमारे बॉर्डर्स पे। इसी हद तक अभी कोई भी चीज 100% कंपेरेबल नहीं होती। मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि इससे पहले भी म्यांमार को पूरी दुनिया ने शन किया था, सैंक्शंस लगाई थी, लेकिन हमने ये कहा था कि हमने 20 साल तक म्यांमार को इंगेज किया और उसका नतीजा ये निकला कि म्यांमार में कुछ सेम्बलेंस ऑफ जो कहते हैं स्टेबिलिटी आई और पूरे दुनिया ने उसे फिर से स्वीकारा। लेकिन हाल ही में फिर से आर्मी जनरल्स ने वहां ड्यूली इलेक्टेड सरकार को हटाया और वो इतनी थंपिंग मेजोरिटी के साथ जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस आ रही थी, लेकिन चूंकि यहाँ प्रेग्मेटिज्म की बात आ जाती है, आपके अपने रियल पॉलिटिक्स की बात आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि तालिबान को आइसोलेट करके हम किसी भी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। आपकी बात से ये निष्कर्ष निकला कि तालिबान को कबूल करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं। रविंदर सचदेवा, क्या तालिबान को कबूल करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं आज की तारीख में, इस वक्त मौजूदा हालात में? मैं पहले एक बात कहूंगा फिर 3 क्विक बुलेट पॉइंट्स। पहली बात, जो हम कह रहे हैं ना, इंडिया कह रही है हमारी डिप्लोमेसी इस समय वेट एंड वॉच है, ये गलत है। असलियत ये थोड़ी है। अच्छा। इंडियन डिप्लोमेसी बड़ी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, भाग दौड़ कर रही है। बात अलग है कि वो पब्लिक में कमेंट नहीं कर रही कि क्या होना चाहिए, बट इट इज नॉट वेट एंड वॉच ओनली। ओके, एंड इस समय स्पेशली देयर शुड बी क्रिएटिव डिप्लोमेसी। मेरे को ध्यान आता है एक एनालॉजी, जैसे एक बत्तख होती है ना, डक होती है, जब वो झील में जब वो डक तैरती है तो ऊपर से तो शांत लगता है, पर पानी के नीचे तो वो पैर मार रही होती है खूब जोर जोर से, राइट? तो ये डक डिप्लोमेसी है इस समय हमारी जो चल रही है। और सेकेंडली, हमारे अपने हितों के लिए एक स्पेसिफिक चीज है कि हमें ईरान से सैंक्शंस हटाने के लिए अमेरिका पे प्रेशर मारना चाहिए। वो कितना हम सक्सीड हो ना हो पता नहीं, परंतु जैसे हम सब समझ रहे हैं, तालिबान यहाँ आ गया, पाकिस्तान वहां है, ईरान भी चीन की तरफ जा रहा है, तो पूरा का पूरा इलाका हमारे एब्सोल्यूट एंगेजमेंट से बाहर हो जाएगा, हमारे हाथ से बाहर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है बाहर। ये सारा का सारा इलाका, हमारा कोई प्रेजेंस नहीं बचेगी वहां पे, एज वेल जियोपॉलिटिकल नहीं बचेगी, एज वेल एज ट्रेड भी नहीं हमारा कुछ हो पाएगा, जा पाएगा, क्योंकि या जाएगा हमारा ट्रेड तो बहुत महंगा होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स शिपिंग की कॉस्ट इतनी होगी कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो ईरान सैंक्शंस हटाने का एक प्रयास अगर जितना हो सके हमें रियली अमेरिका के साथ करना चाहिए। मतलब हमें कुछ ऐसे स्टेट्स तैयार करने होंगे इस इलाके में, उनसे वापस अपने संबंध आगे सुचारू करने होंगे, ताकि हम इस तालिबान से अगर संपर्क बनाते भी हैं, संबंध बनाते भी हैं, तो उनके सर पर भी एक तलवार लटकी रहे कि भाई इनके पास ये भी ऑप्शंस है। हाँ जी, और दो क्विक मोर पॉइंट्स। एक पॉइंट ये कि देखिए दुनिया इस समय ये क्या हो रहा है, ये G7 डिस्कस कर रहा है अफगानिस्तान को, G20 कर रहा है, व्हाई नॉट द यूनाइटेड नेशंस? भाई काम तो ये UN का होना चाहिए ना। अगर इस तरह से अलग अलग देश करते रहे तो खिचड़ी बनती रहेगी, पकती रहेगी। तो इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में एक ऊंची आवाज उठानी चाहिए कि तालिबान के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि जैसे सब समझ रहे हैं रियल पॉलिटिक्स यही है कि तालिबान के साथ कहीं ना कहीं भारत को एक लीडरशिप की भूमिका आप कह रहे हैं कि इस मामले में। वन लास्ट पॉइंट आई विल से, कॉन्क्रीट वन।
ये ओपनिंग मिली है कल, जब तालिबान कहते हैं कि हमारे लड़ाकू ट्रेन नहीं है कि वो लड़कियों को देख करके बिदक जाते हैं, तो व्हाई नॉट यूएन पीस कीपिंग फोर्स ओनली फॉर विमेन? जो बच्चियों को स्कूल जाना है वहां पे यूएन के जो पीस कीपिंग ब्लू हेलमेट्स आते हैं वहां डिप्लॉय करे जाए। तालिबान से बोले ठीक है, सब विदेशी वहां से जा रहे हैं, तालिबान इतना इस कदर इनटॉलरेंट हो चुका है, असहिष्णु हो चुका है वो विदेशी ताकतों की मौजूदगी को लेकर कि 31 अगस्त के बाद कहा है कि अगर कोई भी यहाँ पे दिखाई दिया विदेशी, नेटो, अमेरिका कोई भी, तो अंजाम बुरा होगा। तालिबान तो चाह रहा है कि वो 31 अगस्त के बाद 1 मिनट भी 1 सेकंड भी ना रुके। तो ऐसे में विदेशी ताकतों की मौजूदगी अफगानिस्तान में क्या आने वाले कुछ समय में होगी, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सवालिया निशान है। और वो भी यूएन जैसी संस्था की जो शायद अब आज की तारीख में इतने दांत नहीं रखता है। मैं संजीव त्रिवेदी के पास चलूंगी, आपके पास मैं लौटूंगी। रविंद्र सचदेवा, सुझाव बेहद अच्छा है, यकीनन अच्छा है दुनिया की बेहतरी के लिए, लेकिन अब ओनली फॉर वुमेन। आई एम सेइंग यूएन पीस कीपिंग फोर्स केवल इसलिए हो, तालिबान से बोलो कुछ नहीं, केवल जिन बच्चों को स्कूल जाना है उनको घर से स्कूल तक यूएन के पीस कीपिंग फोर्स ले जाएगी, खत्म बात। बाकी और यूएन पीस कीपिंग अलग। संजीव, बैठक शुरू होने में अभी समय है, 11 बजे ये ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उसमें सरकार ब्रीफ करेगी, बताएगी सभी दलों को कि क्या चल रहा है, कितने लोग आ गए, क्या हालात हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं, उनकी राय ली जाएगी। आपके सोर्सेज, सूत्र क्या बताते हैं, अंदर खाने किस तरह की सुगबुगाहट है? ऑफ द रिकॉर्ड जरूर आपकी बातें होती होंगी, हालांकि कोई बात खुले तौर पर अभी डिप्लोमेटिक स्तर पर नहीं कही गई है, ना ही कही जा रही है, लेकिन किस तरह का मूड दिख रहा है भारत का? क्या मूड दिख रहा है तालिबान के बाबत? देखिए शीतल, अगर हम सरकारी पक्ष की बात करें तो अभी सारा का सारा फोकस ऑपरेशन देवी शक्ति पर है। देवी शक्ति को सफल बनाना है और एक अंजाम तक पहुंचाना है। उस वक्त तक कोई भी बयान नहीं देना है, क्योंकि कोई भी बयान जो तालिबान को नाराज़ कर जाए वो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, और कहीं भी कोई हॉस्टेज सिचुएशन जैसी स्थिति न बन पाए। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की तो यही है। अब इसमें कोऑपरेशन मांगा गया है सरकार के द्वारा विपक्षी दलों से, तो जाहिर है विपक्षी दल भी आज सरकार पर ये प्रेशर नहीं करेंगे कि आप आने वाले दिनों की जो नीति है उसको आज ही आप स्पेल आउट कर दें, क्योंकि प्रायोरिटीज आप जानती हैं डिप्लोमेसी में डिसाइड करनी पड़ती है। तो आज की प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है शीतल कि कहीं ना कहीं बैक चैनल नेगोशिएशन की जो बात है तालिबान के जो कतर ऑफिस से है, वो हमारी जानकारी है कि वो तो आज नहीं, काफ़ी पहले से शुरुआत हो चुकी है, पिछले साल से, और उस बात को लेकर के हो चुकी है। वो कहते हैं कि साल 2018 से ही हम इस कोशिश में हैं कि हमारी बैक चैनल नेगोशिएशंस शुरू होनी चाहिए। एक रियलिटी है जिसको आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो पूरा रीजन जो है वो हमसे दूर हो जाता है। तो लेकिन इस बात को सतह पर आने में कितना समय लगेगा, और तालिबान के साथ एंगेजमेंट विद इन कोर्ट्स जो हम शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उसका रूप क्या होगा? हम फुल डिप्लोमेटिक रिकग्निशन उनको नहीं देंगे, ये तो तय है, लेकिन वो एंगेजमेंट कैसा होगा और क्या हम अपने विपक्षी दलों को कन्विंस कर पाएंगे, आज शायद ये बात जरूर हो। उसका खाका बिल्कुल। शुभंकर, आपने ये कहा था, बिल्कुल आपने इस बात को दरकिनार कर दिया था कि किसी भी तरह का एंगेजमेंट तालिबान के साथ हम करें, लेकिन सारे एक्सपर्ट्स जो जिनसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, उनका ये मानना है कि भाई अगर आप मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात देखें तो बिना एंगेजमेंट तो बात आगे नहीं बढ़ सकती, एंगेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। शीतल, अगर आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने, मैंने पहले भी ये बात कही और मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं कि आइडियोलॉजिकल, अभी मुझे ये बात जो है, अभी थोड़ी देर पहले आपके विदेश नीति विशेषज्ञ जो बात कह रहे थे, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और ये बात मैं कह रहा हूं, उन्होंने खुद भी कहा कि देखिए कोई भी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट कोई नहीं कर पाएगा, एज ए इंसान आप नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी भूल जाइए। जहां पे बार बार ये चीजें आ रही है कि वहां पे जो छात्राओं के साथ किस प्रकार सलूक किया जा रहा है, सिर्फ मुंह पे सिर्फ हिजाब नहीं बांधा है तो किसी को मार दिया जाता है, तो ये सारी चीजें जहां से निकल के आ रही है, कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा आइडियोलॉजिकली नहीं, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर आपको लगता है कि करना होगा। शीतल जी, थोड़ी सी बात, मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आज का ये जो चर्चा है वो इस विषय पे है कि सरकार जो ऑल पार्टी मीटिंग जो बुला रही है उसके थ्रू से कौन सा रास्ता निकल सकता है। तो बात मेरी इतनी सी थी जिस पर मैंने वो किया था। नहीं, मैं आपको आप ही की बात आप आगे बढ़ा रही हूँ। आपने कहा कि आइडियोलॉजिकली कोई सपोर्ट नहीं कर सकता तालिबान के अमानवीय व्यवहार को, महिलाओं के प्रति उनके रवैये को, जिस तरह की घटनाएं वहां होती है, लेकिन डिप्लोमेटिकली आपको लगता है कि एंगेज करना ही एक ऑप्शन है, करना चाहिए?
लेकिन डिप्लोमेटिकली मैं कह तो रहा हूं कि आपके पास देखिए डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व करना ये तो खैर विदेश नीति का कोई भी पॉलिसी वैसी बनती है। वी आर लेट। चलिए ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। तृणमूल का ये कहना है, राजीव जेटली तृणमूल ये कह रही है कि अब मानवीय आधार पर आइडियोलॉजिकली तो हम नहीं कर सकते तालिबान को सपोर्ट, ना ही कोई दल कर सकता है, लेकिन कूटनीति ये कहती है और हमारे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि कूटनीति ये कहती है कि हमें एंगेज तो करना पड़ेगा भाई, कैसे इग्नोर कर सकते हैं। वही बात मैं भी कह रहा हूं कि आपको डिप्लोमेटिकली जो करना है वो तो आपको करना है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात इस पर से कहना चाह रहा था कि थोड़ा ऑल पार्टी मीटिंग से पहले एक बात ये भी अभी स्ट्रेस किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है जब एक मूल जो हमारी जो राजनीतिक पार्टी है जब वो उसका फायदा जब इसमें डोमेस्टिकली उठाने लगते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी मत आइए ना प्लीज। मैं राजीव पे से इसका रिएक्शन ले रही हूँ। राजीव, तृणमूल का ये कहना है कि आइडियोलॉजिकली नहीं लेकिन डिप्लोमेटिकली एंगेज करना ही पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है और एक्सपर्ट्स भी डिप्लोमेटिकली मैं वही आपको बता रहा था कि डिप्लोमेटिकली एंगेज करने के लिए हमारे एक्सपर्ट, हमारी एमईए पूरी तरह से सक्षम है और एमईए इसके ऊपर विचार कर रही है। बार बार इस बात से पीछे क्यों हट जाते हैं? अगर हम डिप्लोमेटिक के साथ साथ आइडियोलॉजी भी साथ लेकर के चलते हैं, देखिए हम बार बार भूल जाते हैं। मैं आपसे इस बात को एम्फेसाइज करूंगा कि अफगानिस्तान भारत का दोस्त है। अफगानिस्तान में रहने वाला एक एक नागरिक अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास और प्रेम करता है तो भारत से करता है। बिल्कुल। और भारत चाहता है कि हमारी दोस्ती अफगानिस्तान के साथ यूं ही बनी रहे। अफगानिस्तान की जनता ने हमेशा भारत का साथ दिया, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो, चाहे वो चाइना का मुद्दा रहा हो, हमेशा अफगानिस्तान का साथ भारत के साथ रहा है। और मैं एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अफगानिस्तानी नागरिकों की रक्षा, अफगानिस्तानी महिलाओं का सम्मान भारत की प्राथमिकता है। डिप्लोमेटिक चैनल से जो बात चलेगी उसके साथ साथ हम मानवीय आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आगे जरूर करेंगे। ये अफगानिस्तान के अंदर सभी को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। ही सपोर्ट होगा अगर होगा तो। फिलहाल तो ऑल पार्टी बैठक होने जा रही है, 11 बजे का वक्त है संसद भवन परिसर में, जहां सब दलों के साथ बातचीत होगी, उन्हें बताया जाएगा, उनसे राय मशवरा किया जाएगा, फिर एक नीति जो है साफ बनाई जाएगी अफगानिस्तान को लेकर। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव, राजीव, जनरल गुरमीत, अचल मल्होत्रा, रोबिंदर सचदेवा, शुभांकर भट्टाचार्य। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन लगातार ये नॉन स्टॉप कवरेज आज की इस बड़ी खबर पर जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।